मैम आप सुभाष जी के साथ कांटेक्ट में किस तरह से आई? मतलब आपकी उनके साथ शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई? इसका शुक्रिया अदा तो मैं लक्ष्मीकांत प्याला जी को ही दूंगी, क्योंकि इसके पहले कई साल पहले मैं डबिंग डबिंग मतलब ये शूटिंग के लिए यूज़ होता था मेरी मेरी वॉइस, क्योंकि हीरोइन को इमोशंस के लिए फ़ीमेल वॉइस की ज़रूरत थी। तो मैं गाती थी गाना, फिर बाद में लता जी आकर गाती थी। इस तरह से मेरी सिलसिला लक्ष्मीकांत प्याला जी के साथ शुरू हुआ। तो उन्हीं दिनों काफ़ी सारी फ़िल्मों में मैं गाती थी। फिर अचानक मेरी जंग की बारी आई और सुभाष जी आए स्टूडियोज़ में, और मैं उनके लिए गाने लगी। और ये गाना भी एक्चुअली उसमें डबिंग ही सिंगर के सिलसिले से मैं गा रही थी, लेकिन फिर भी सुभाष जी की बड़प्पन है कि हर फिर उन्होंने कुछ लाइंस, चंद लाइंस मेरी जंग में रख दिए। और वहाँ से जो मेरी सिलसिला शुरू हुई, हालांकि आई वॉज़ अ वेरी वेरी न्यू सिंगर, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया था कि मैं डबिंग सिंगर ही हूँ। पर इस स्टेज में उन्होंने हर फ़िल्म में मुझे बहुत इम्पोर्टेंट गाने दिए। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ हिज फ़िल्म्स में सारे टाइटल गाने गाती रही। उसके बाद से जो मेरा सिलसिला शुरू हुआ, पर मेरी जंग में सबसे पहली मुलाकात वहीं से हुई। इसमें मैं ज़रूर सुभाष जी को बहुत दाद दूँगी, क्योंकि एक बात है कि ही इज़ द प्रोड्यूसर डायरेक्टर। अगर वो चाहते हैं तो वो लक्ष्मी जी को कह सकते हैं कि नहीं, मुझे इस लड़की की आवाज़ पसंद नहीं है। ठीक है, डबिंग के लिए ठीक है, मैं पर मेरे पर्दे पे या मेरे स्क्रीन पे ये आवाज़ नहीं चलेगी। उनका पूरा हक होता है ये कहने के लिए। पर मुझे शुरू से, उस टाइम से मुझे बहुत इनकरेजमेंट उनके तरफ से महसूस हुआ। और दूसरी बात है, वो बहुत म्यूज़िकल हैं। तो वो हर जो उनकी जो पिक्चराइजेशन से लेके बहुत अपने दिमाग में बड़े श्योर हैं कि उनको किस तरह से पिक्चराइज करनी है। और फिर सिंगर को भी आके माइक पे कभी कभी वो जो डिक्शन जो होता है गाने की, वो बोल कैसे वो चाहते हैं कि वो बोलें, वो खुद आके समझाते थे। हालांकि लक्ष्मी जी पूरा सुभाष जी को समझकर हमें गाना बनाते थे और हमें सिखाते थे, ऐसे ही सिखाते थे। लेकिन सुभाष जी का भी बड़ा हाथ रहता था। वो आते थे कैबिन में, महबूब स्टूडियो में होता था गाना, और कैबिन में आते थे और खुद सिंगर्स को बहुत इनकरेज करके। और ये मैं सिर्फ ये इस ऐसे टाइम की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ मेरा गाना अपना था और मुझे पता था कि मेरा ही गाना रहेगा। जब मैं डबिंग भी करती थी उस ज़माने में भी वो जैसे मेरी जंग हो, तो उस टाइम भी आकर कैसे ये गाना उसको किस फोर्स से उत्साह देकर जाते थे कि नहीं नहीं, दिस इज़ यू हैव टू, मतलब इसमें इतना बहुत फोर्स और बहुत गट्स चाहिए, इसको ऐसे गाओ। तो ही यूज्ड टू बी, एवरी सॉन्ग ऑफ हिज वाज हिज बेबी, और बड़े इन्वॉल्व होके वो काम करते थे। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था उनके म्यूज़िक में। इस वजह से आप देखिए उनके हर फिल्म में उनके गाने ऐसे स्टैंड आउट होते हैं। ये सब गाने मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में मुझे ट्रेजर्स लगते हैं, और लगता है कि पता नहीं ईश्वर इतने मेहरबान थे कि इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना और काम जो हुआ उस टाइम। और उस टाइम क्या होता था, लाइव हम म्यूजिशियंस के साथ गाते थे। तो 2 बजे से रात के 10 बजे 11 बजे तक गानों का सिलसिला चलता था। वो म्यूज़िक, वो सुभाष जी आ रहे हैं, फिर वो जैसे गाना शुरू से लास्ट तक कैसे कैसे वो जैसे बच्चे का जन्म के जैसे पूरा वो प्रोसेस है कि कैसे वो गाना सिखाया जाता था। फिर अगले दिन स्टूडियो में गए, पूरे म्यूजिशियंस तैयार हो रहे हैं, प्यारे भाई उनको तैयार कर रहे हैं। फिर सुभाष जी आए। सुभाष जी की एंट्री होने के बाद कैसे कभी कुछ उन्होंने कहा, कुछ चेंजेस हुआ, फिर सिंगर्स के साथ वो फिर फाइनल रिहर्सल स्टूडियो के अंदर हॉल पे सारे म्यूजिशियंस के साथ, फिर वापस अंदर कैबिन में माइक के साथ, और वो टेक शुरू होना, रिहर्सल्स, और फिर फाइनल टेक आकर वो जो टेक जो टेक ओके होता है, फिर पता चलता है क्यों वो टेक ओके हुआ और क्या, मतलब इट वाज यूज्ड टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग प्रोसेस मेरे लिए भी। तो कर्मा में तो मैं आई वाज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि एक तो नूतन जी का गाना, फिर देशभक्ति, और ऐसे बख्शी साहब ने लिखा और ऐसे कॉम्पोजिशन, द होल थिंग वाज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मैं माइक पे जब खड़ी रहती थी, वो उस टाइम इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं था जो शायद आज है, जो मैं कह सकती हूँ चलिए थोड़ा वॉइस चेंज कर लिया। पर उस टाइम ये बस जी जान लड़ाकर यही कोशिश रहता था कि अल्फाज साफ आए, सुर में हो, ताल लय में हो, और जो एक्सप्रेशन वो चाहते हैं उस तरह से गाना, मेरी फोकस उसी में हुआ करता था। पर मैं सुभाष जी को बहुत क्रेडिट दूंगी कि वो बाद में जब मैं स्क्रीन में मैंने नूतन जी को, और नूतन जी की भी एक खासियत है, वो अपने अल्फाज बहुत अच्छा बोलती हैं, ऐसा क्योंकि वो सिंगर हैं, सिंगर रह चुकी है नूतन जी। तो वो भी ऐसा ही वो गाना फिर सुभाष जी उसको ऐसे शूट करते थे जैसे वो खुद गा रही हैं। हमेशा ऐसे लगता था कि वो खुद गा रही हैं। तो आई थिंक इट्स उसके, मैंने इमेजिन भी, मेरी इमेजिनेशन से भी बाहर हुआ करता था कि ये गाना ऐसा आएगा।
तो मुझे लगता है मैं उनको ज़्यादा क्रेडिट दूँगी इस बात की। मैंने तो अपनी एज़ अ न्यू सिंगर जितना हो सके मैं कोशिश करती थी। थोड़ी बहुत कभी-कभी मैदान जंग भी हुआ करता था माइक के सामने कि बस पूरे जंग लड़ जाओ। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने जिस सॉन्ग की इंटरप्रिटेशन जैसे करते थे उसकी उसकी तो क्रेडिट उनकी है। तो सौदागर का ऐसा है कि सौदागर में मनीषा कोइराला जी, यंग ब्यूटीफुल गर्ल जिसकी आवाज़ में इनोसेंस होनी है, और दोनों राजकुमार जी और दिलीप कुमार जी, दो बड़े बड़े हस्ती, दो बड़े फैमिलीज़, उनके बीच में टेंशन्स, और ये दो बच्चे दे फॉल इन लव विद ईच अदर। फिर तो एक वॉइस में इनोसेंस, और फिर बख्शी साहब की जो लिरिक्स है सो ब्यूटीफुल, सौदागर सौदा कर, दिल ले ले दिल दे दे। और लक्ष्मी जी के साथ काम करना मतलब इट वाज इतना सीखने को मिलता था, क्योंकि वो हर वर्ड को मोतियों के तरह बोलते थे जब गाते थे ना, हर वर्ड उनका क्योंकि एक तो ऐसे गाना होता है, फिर माइक पे कुछ कुछ वर्ड्स पे जब तक हम एम्फसाइज नहीं करेंगे वो माइक पे वो सुंदर नहीं आएगा। आम ऐसा गाना और माइक पे गाना अलग बात है, और वो ऐसा गाते थे जैसे माइक में गाना चाहिए, जिस तरह से वर्ड्स बोलना चाहिए था। तो फिर उसके ऊपर सुभाष जी आते थे, और उनकी पूरा वो जैसे मुझे आके बोलते थे कि ये लड़की ऐसे गा रही है, दिस इज़ द शॉट, और मैं ऐसे करने वाला हूँ, तुमको ऐसे गाना है। और फिर कहीं बोलते नहीं यार ऐसा क्यों गा रहे हो, सौदागर सौदा कर, ऐसे करके तुम लोग गाओ ना इस तरह। तो जो जिस हिसाब से होता था, बहुत कीन इंटरेस्ट लेकर, बहुत फोकस और बहुत कीन इंटरेस्ट महसूस होता था हर गीत पे। एवरी सॉन्ग वॉज इम्पॉर्टेंट, एवरी सॉन्ग गॉट दैट इम्पोर्टेंस। और मनहर भाई और मैं डब कर रहे थे, एवरी लाइन के ऊपर थॉट जाती थी कि कैसे गाना चाहिए। ताल का गाना एक्चुअली बहुत सुंदर गाना है। इट वाज थोड़ा फ्यूजनिस्टिक अप्रोच था, और बड़े लॉन्ग नोट्स था, और लॉट ऑफ स्पेस फॉर छोटी छोटी इम्प्रोवाइजेशंस के लिए। जैसे इश्क बिना एक था, और ये वर्शन जो था वो लास्ट में वो सिंगिंग कंपटीशन में वो कंपटीशन में जा रही है। तो इसमें यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ नॉट ओनली एज अ हीरोइन बट एज अ सिंगर। तो इसमें इम्प्रोवाइजेशंस की छोटी छोटी बातें बहुत थी। और सुभाष जी, मुझे याद है कि ये काफ़ी रात को रिकॉर्ड हुआ था मद्रास में, चेन्नई में, और वो वहाँ थे, और उन्होंने कुछ नहीं कहा, ही जस्ट अलाउड मी टू सिंग। रहमान साहब भी ऐसे थे, बोले तुम जैसे अपने हिसाब से गाते जाओ, तुमको जहाँ जो जगह लेनी है ले लो और खुद गाते जाओ। तो ऐसा ही हुआ, पोर्शन बाय पोर्शन मैं गाती गए। और कहीं कहीं ऐसा ऐसा भी हुआ कि एक एक लाइन दो बार या तीन बार अलग वेरिएशंस लेकर मैं गाई। फिर वो गाने के बाद उसको जब मैंने खुद गाना सुना, मुझे ही नया लगा, क्योंकि उन्होंने अलग अलग जगह, आजकल वो मतलब कंप्यूटर की वजह से अलग अलग जगह निकाल के लगा देते हैं, तो उस हिसाब से पूरा गाना बना है। और सुभाष जी भी इस नई तरीके से, इस नई मोड से, एक बात है मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उनके बारे में, कि ही वॉक्स विद द टाइम्स। ही हैज़ वो चेंजिंग जो प्रोसेस जो इंसान की होती है, इट्स नॉट ईजी। आप स्पेशली एज अ सिनेमाटोग्राफर, एज अ प्रोड्यूसर या एज अ डायरेक्टर, आपकी सोच आपने 10 फिल्में या 8 फिल्में एक तरीके से बनाए, तो हो बहुत इजी होता है कि उसी तरीके पे बैठ जाना। माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी कभी कभी निकल सकती है, पर उनकी मैं ये बहुत बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कि सुभाष जी सो फ्लेक्सिबल। उन्होंने फर्स्ट एज एन एक्टर इंडस्ट्री में ज्वाइन किया, फिर डायरेक्ट करते करते प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते होते उन्होंने आज की उनकी मूवीज़ देखी, ही हैज़ चेंज्ड हिमसेल्फ सो मच विद टाइम्स। इतने फ्लेक्सिबल रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिल्म मेकिंग, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ म्यूज़िक। मैं म्यूज़िक से कहूँ कि उनकी, और दूसरी बात है मुझे पता है कि वो बहुत म्यूज़िक सुनते हैं, सिर्फ फिल्म म्यूज़िक की बात नहीं करती हूँ, मुझे पता है कि वो क्लासिकल म्यूज़िक के शौकीन हैं, वेस्टर्न म्यूज़िक, सिम्फनी, ऑर्केस्ट्राज, हर चीज़ वो सुनते हैं। तो इतना सुनने की वजह से एक उनका माइंड बड़ा फ्लेक्सिबल है म्यूज़िक के मामले में। तो लक्ष्मी जी प्यारे भाई, पहले पंचमदा का जनरेशन, फिर लक्ष्मी जी प्यारे भाई का जनरेशन, फिर परदेस में मैं नदीम श्रावण जी के लिए कुछ अलग टाइप के गाने, बहुत अलग टाइप के गाने बने उसमें, और फिर ताल। तो आई फील ही हैज़ बीन एबल, यादें हर फिल्म में, आई फील ही हैज़ बीन एबल टू चेंज हिमसेल्फ ब्यूटिफुली विद द टाइम्स। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये आई लव माई इंडिया इज़ अ फैंटास्टिक सॉन्ग, बहुत बहुत ब्यूटिफुली कंपोज किया गया गाना है। और मुझे लगता है कि सुभाष जी और नदीम श्रवण जी बहुत मिलके, उन्होंने बहुत सोच समझ के ये गाना कंपोज किया होगा। और उसके बाद जब हम स्टूडियो में आए, मुझे
ये वर्ड से तो पता चला कि ये दुनिया एक दुल्हन, इसमें एक बिंदी की तरह भारत को लेके आया है, बख्शी साहब लेके आए हैं। तो वर्ड्स इतनी खूबसूरती से उन्होंने लिखा, और आई लव माई इंडिया, उससे पता चलता है कि ये इट्स अ पेट्रियाटिक काइंड ऑफ सॉन्ग। पर उस पर उन्होंने एम्फेसाइज दिया ही नहीं मुझे, उस बात की एम्फेसाइज थी नहीं। ये थी कि सपोजिंग आप अपने वतन में नहीं रह, आप अपने वतन से प्यार करते हैं पर आप यहाँ नहीं हैं, आप कहीं अमेरिका चले गए, वहाँ पे आपको अपने वतन के बारे में क्या फीलिंग होगा। और ये फीलिंग हम आर्टिस्ट लोग बहुत समझते हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि 1 महीने का टूर बाहर हो जाता है, और जब लास्ट वीक होता है, इतना मन करता है वापस अपने घर आ जाए हम लोग। वो शो कहते हैं कि कब ये शो ख़त्म होगा, कब हमारी प्लेन बॉम्बे एयरपोर्ट पे लैंड होगी, हम कहें हम इंडिया वापस आ गए। एक जो होता है, एक बहुत फीलिंग होता है। तो ये फीलिंग सिर्फ इवोक करना था कि हम अपने देश से दूर हैं तो क्या हम फील करते हैं उसके बारे में। बट द एम्फेसिस वाज नॉट ऑन पेट्रियाटिज्म एट ऑल, इट वाज लाइक हाउ यू वुड लव योर कंट्री एंड सिंग दिस सॉन्ग। और फिर उन्होंने बच्चों की वॉइस ऐड किए थे उस पर, और उसमें मज़हब की भी वो जो फीलिंग थी कि सारे मज़हब एक साथ, यूनिटी। तो उस हिसाब से आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटिफुली डन सॉन्ग, और आई थैंक सुभाषी फॉर हैविंग गिवन मी सच अ नाइस सॉन्ग। एक्चुअली ये थोड़ी बहुत इसमें राग की फीलिंग बहुत है इस गीत में, और फोक, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फोक का असर इस गाने में ज़रूर है। द एली रेली काहे ये सहेली, इस तरह का है। तो वो एक्चुअली मैं जब इस गाने को जिस तरह से उन्होंने गाना सिखाया, और वो मुझे याद है वर्ली में एक स्टूडियो में कहीं रिकॉर्डिंग हुई थी इसकी। तो सुभाष जी ज़्यादा उन्होंने कुछ कहा ही नहीं मुझे इस गीत के बारे में। मैंने ये कॉम्पोजिशन अनु जी मुझे सिखाया ये गाना, और फिर अलग अलग हमने अपनी पोर्शंस रिकॉर्ड किए, तीनों वॉइसेस। तो मुझे ज़्यादा बोले तो नहीं, पर मेरे मन में था कि जब 3 सिंगर्स आए तो हमारी स्टाइल्स ज़रूर अलग होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ फॉर 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स, और वो एम्फेसिस ज़रूर था इस पर। तो मैंने इसको यही अप्रोच किया कि सपोजिंग ये जैसे राग में है, वो फोक में है, अगर मैं ट्रू टू राग और ट्रू टू फोक गाऊँ तो कैसे गाऊँगी ये गाना। क्योंकि हेमा सरदेसाई जब गाती हैं उनका थोड़ा वेस्टर्न इन्फ्लेक्शन आता ही है, और अलका जी की भी अपनी स्टाइल है इस गीत में। तो मैंने कहा मुझे, अगर सुभाष जी मुझे क्यों बुलाए, पहली बात थी, मैंने पूछा कि सुभाष जी मुझे क्यों इस गीत के लिए बुलाए। तो मुझे लगा कहीं अगर अलका जी के वॉइस में उनको लगता है कि वो इनोसेंस उनको चाहिए, और हेमा जी की वहाँ वेस्टर्न अप्रोच, तो मुझे किस लिए कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वो शास्त्रीय संगीत की अप्रोच, थोड़ी बहुत फोक की अप्रोच हो, तो आई विल साउंड डिफरेंट, और मेरी कैरेक्टराइजेशन वो कर पाएंगे। ये उन्होंने ज़्यादा बोलते हुए नहीं, पर उनके इशारों से मैं समझ गई कि दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम सिटिंग देयर टू सिंग दिस सॉन्ग। तो मैं उनकी ये बात समझ के मैं ये अप्रोच लेने की कोशिश की कि कहीं कहीं जैसे कोई म्यूज़िक सीखा हुआ हो तो उस पर फोक की अगर हम फीलिंग देना चाहते तो कैसे गाएंगे। नहीं, सुभाष जी से एक्चुअली हम लोग जिस उन दिनों में जब महबूब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग होती थी, और वो आ जाते थे 2 बजे तक, फिर लक्ष्मी जी रिहर्सल तक कर चुके और म्यूज़िक तैयार हो रहा है, तो हम एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो सुभाष जी अलग अलग किस्से, शूटिंग में कुछ अगर हुआ ऐसे कुछ, ज़्यादातर सुभाष जी लक्ष्मी जी भी जब बात कर रहे हैं मैं सिर्फ सुनती रहती थी और उसका मज़ा लेती थी। पर वो हमेशा थोड़ा बहुत वो मुस्कुराते थे, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं स्टूडियो में जब टाइम मतलब रिहर्सल हो चुका है, म्यूज़िक तैयार हो रहा है और 1 आध घंटे का फासला है रिहर्सल के लिए, बीच बीच में जस्ट टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम व्हाट आई एम डूइंग, मैं थोड़ा क्रॉसवर्ड्स करती थी। मेरी आदत थी उन दिनों में, टाइम्स ऑफ इंडिया उसकी क्रॉसवर्ड्स आते थे, वो अभी चेंज हो गया है, अभी टाइम्स में नहीं आता था, तो वो मैं बैठ के क्रॉसवर्ड करती थी, और वो थोड़ा मुस्कुराते थे कि तुम वापस क्रॉसवर्ड पे चली गई। पर आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी और सुभाष जी का बहुत बड़ा हाथ है मेरे करियर को आगे लेके जाने में, क्योंकि हर फिल्म के टाइटल सॉन्ग मैं गाती थी, और ये गाना पब्लिक तक पहुंचता था, और मेरा पहचान उनके बहुत सारे गानों से मेरी ज़िंदगी में पहचान। आज भी मैं कहीं भी जाऊँ, अभी जैसे कहीं सोल्जर्स को मिली वाघा बॉर्डर में, कहीं भी जाऊँ, लोग ज़रूर कहते हैं कि आपने वो गाना हर करम अपना करेंगे गाया। तो आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि इस ऐसा टाइम में उन्होंने मुझे ब्रेक दिया जब आई वॉज रियली अ नोबडी। मैं दिल्ली से आई हुई थी, आई वॉज अ वेरी वेरी सिंपल गर्ल, मैं सिर्फ गाना चाहती थी, और लक्ष्मी जी और प्यारे भाई का सहारा था, दे यूज्ड टू हेल्प मी इन द स्टूडियो टू सिंग।
उस टाइम सुभाष जी जैसे एक डायरेक्टर, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये बहुत फेमस है ये लड़की या क्या है। एज अ पर्सन, एज अ सिंगर आई वॉज नो बडी, पर उस टाइम उन्होंने ही फेल्ट आई कुड सिंग हिज सॉन्ग्स एंड ही हैड फेथ इन, मुझे सपोर्ट किए, ही गेव मी सपोर्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए।